जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज है तारीख 28 और बार है गुरुवार, यानी दिन भर की तमाम अपडेट और दिन भर की तमाम खबरें। सबसे पहले तो हम नमन करेंगे उस महान स्वतंत्रता सेनानी को जो पंजाब केसरी के नाम से मशहूर थे, यानी लाला लाजपत राय को। और स्वतंत्रता संग्राम में अगर उनके योगदान की बात की जाए तो जितना आप इतिहास के पन्ने पलटोगे कहीं ना कहीं उनका महत्वपूर्ण योगदान नज़र ज़रूर आएगा। तो हम भी सशक्त नमन उनको करते हैं और उनके योगदान को भी हम सशक्त नमन करते हैं। चलिए अब बात करते हैं आज की दिन भर की तमाम अपडेट और दिन भर की तमाम खबरों की। मुद्दे बहुत हैं और खबरें बहुत हैं और सबसे बड़ी दो ब्रेकिंग खबरें हैं आज। एक तो राजस्थान पुलिस के लिए आज बधाई का दिन है, बहुत ज़्यादा शुभकामनाओं का दिन है और अपनी पीठ थपथपा सकती है अब राजस्थान पुलिस, क्योंकि लगातार जिस वांछित अपराधी को, जिस मोस्ट वांटेड को पकड़ने के लिए, ढूंढने के लिए जी जान लगा रखी थी और सवालिया निशान लगा हुआ था राजस्थान पुलिस की कार्यप्रणाली पर, आज आखिर उसको पकड़ने में पुलिस को कामयाबी मिल ही गई। इस खबर को मैं आपको विस्तार से बताऊं उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं किसान आंदोलन के बारे में क्या कुछ चल रहा है। तो देखिए, अब फूट पड़ती नज़र आ रही है इस किसान आंदोलन में, क्योंकि ये अपने मुद्दों से भटक गया। अगर वाकई में ये किसान आंदोलन होता तो शायद अपने मुद्दों से नहीं भटकता, पर इसमें जितना भी उपद्रव हुआ, जितनी भी आतंकवादी या कुछ इस तरह की जो घटनाएं हुई हैं हिंसात्मक, वो काबिले गौर तो हैं। और कहीं ना कहीं अब सरकार सख्ती के मूड में नज़र आ रही है। आज यूपी सरकार ने भी साफ साफ अल्टीमेटम दे दिया है कि गाजीपुर बॉर्डर पर जितने भी किसान आंदोलनकारी बैठे हैं वो जल्द से जल्द उस जगह को खाली कर दें। इसके अलावा सीआरपीएफ की और सशस्त्र पुलिस बल को वहाँ तैनात कर दिया गया है भारी तादाद में। अब यहाँ भी फूट पड़ती नजर आई है। किसान नेता राकेश टिकैत जो हैं, उनका शाम को वीडियो आया और मीडिया के उनको के सवालों का जवाब देते हुए रो पड़े मंच पर और कहा कि मैं चाहे मर जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा जब तक केंद्र सरकार इन कानूनों को वापस नहीं लेती, लेकिन मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। लेकिन उन्हीं के भाई नरेश टिकैत ने आज शाम को ही बयान दिया है कि किसान महापंचायत ने फैसला किया है कि आंदोलन खत्म कर दिया जाए। तो कुल मिलाकर के इस आंदोलन में कहीं ना कहीं अब फूट पड़ती नज़र आ रही है। और देखिए, अगर आप इस आंदोलन की तुलना मेरे नज़रिए से देखा जाए तो अगर 1857 की क्रांति से हम करें तो 1857 की क्रांति जो थी वो हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे पहला प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, मगर वो सफल क्यों नहीं हो पाया, उसका वही कारण और उसकी वही परिणति आज हमको देखने को मिल रही है। ना तो एक उद्देश्य, ना एक नेता, सब अपने अपने लक्ष्यों से भटके हुए थे, सब अपने अपने स्वार्थों के लिए सरकार के खिलाफ थे। और शुरू से ही ये आंदोलन कृषि कानूनों के विरोध में नहीं था, बल्कि मोदी विरोधी या भाजपा विरोधी होकर के रह गया। कांग्रेस के झंडे ज़्यादा नज़र आए। अलग अलग व्यक्ति जो थे अपने अपने स्वार्थों के लिए या अपनी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए इस आंदोलन में शामिल हुए। और जब ये आंदोलन मुद्दों से भटक गया तो परिणति ये हुई कि 26 जनवरी को जो कुछ भी दिल्ली में हुआ वो शर्मसार करने वाला था। अब यूपी सरकार जो है वो सख्त एक्शन के मूड में है और उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया। अच्छा, प्रशासन जो है वो लगातार प्रयास ये कर रहा है कि बातचीत के माध्यम से इनको यहाँ से हटा दिया जाए। राकेश टिकैत ने कह दिया मैं हटूंगा नहीं, आत्महत्या कर लूंगा जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाते। नरेश टिकैत कह रहे हैं कि नहीं, महापंचायत ने फैसला कर लिया है और अब आंदोलन खत्म किया जाएगा। अब केंद्र सरकार ने स्पष्ट ये कर दिया है कि एक तो पहली बात तो ये कि ये कानून वापस होंगे ही नहीं। दूसरी बात यह, अगर किसी राज्य को कोई परेशानी है तो वो अपनी इच्छा है, चाहे तो अपने यहाँ लागू करे या ना करे। संशोधन जैसी अगर कोई बात है तो उसको बताया जाए, टेबल पर बैठ करके बात की जाए। पहले भी कई दौरों की जो वार्ता है वो हो चुकी है, लेकिन रिजल्ट कुछ निकला नहीं। तो किसान आंदोलन को लेकर के लगातार, अच्छा, बहुत सारे दर्शक जो हैं हमारे, कल उनके भी मैंने कमेंट्स देखे, आप बीजेपी के हैं, आप कांग्रेस के हैं, सर आप इसको जब पूरे आंदोलन को देखेंगे ना और इसकी गहराई में, इसकी जड़ों में जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें फॉरेन फंडिंग भी हुई है, खालिस्तानी लोग भी घुसे हैं। इसके अलावा इस आंदोलन को हाईजैक किया गया है। सबसे बड़ी बात जो समझने की है हमें वो ये है कि इस आंदोलन को हाईजैक किया गया है, इस आंदोलन को मुद्दों से हटा दिया गया है। वाकई में अगर ये किसान आंदोलन होता तो सरकार भी इतनी संवेदनहीन नहीं है कि आपकी बात नहीं सुनती। सरकार सुनना चाहती थी तभी तो आपको 26 जनवरी के लिए उस दिन वहां रैली करने के लिए इजाजत दे दी थी। पुलिस प्रशासन को ये पता ही नहीं था कि आप लोग इस तरह गद्दारी करेंगे और आप लोग इस तरह इसको हिंसा में और उपद्रव में बदल देंगे।
वरना आप 1 इंच भी दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकते थे। सरकार ने आपको इजाज़त दी, लिखित में आपको सारे रूट मैप बताए कि आपको यहाँ होकर के जाना है, यहाँ से पहुँचना है, सब कुछ पहले से तय था। सरकार की सहमति थी, आपकी सहमति थी। फिर गड़बड़ कहाँ हुई? फिर गड़बड़ ये हुई कि कुछ लोग थे जो इसको पुश कर रहे थे, कुछ लोग थे जो इसको स्पॉन्सर्ड कर रहे थे, और वहाँ जाकर के गड़बड़ी। देखिए, जब अपने आंदोलन में बाहरी लोग घुस जाते हैं ना सर, तो फिर आंदोलन बिखर जाता है, मुद्दों से हट जाता है। और पूरा सब कुछ इस किसान आंदोलन में यही देखने को मिला। जवान घायल हुए, किसान घायल हुए, देश की किरकिरी हुई और सेंस कुछ नहीं निकला। तो ये किसान आंदोलन को लेकर के अपडेट है। अब बात करते हैं राजस्थान सरकार की। तो राजस्थान सरकार को बहुत बहुत बधाई, और सबसे ज़्यादा बधाई डीजीपी एमएल लाठर साहब को कि उनको ये सौभाग्य मिला। वरना उनसे पहले जो डीजीपी थे वो बेचारे आस लगा करके चले गए, मगर वो अपने कार्यकाल में इस काम को नहीं कर पाए, मन की मन में रह गई। लेकिन लाठर जी को ये सौभाग्य मिल गया, और मोस्ट वांटेड अपराधी पपला गुजर आज पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। महाराष्ट्र के जो है उसको गिरफ्तार किया गया है कोल्हापुर से, और अपनी एक महिला मित्र जो जिम ट्रेनर है उसके वहाँ वो उधम सिंह के नाम से, उसी नाम से उसने आधार कार्ड भी बना रखा था, उसी नाम से वो वहाँ रह रहा था, जिम में ट्रेनिंग देता था। जो उसकी महिला मित्र है, नाम जिया है, उसका वहाँ अच्छा रसूख है उस क्षेत्र में, और अच्छे अच्छे पुलिस अधिकारी उसी के जिम में ट्रेनिंग करने, जिम ट्रेन करने आते थे, जिनको वो महिला जो है वो भी ट्रेनिंग देती थी और पपला भी देता था। लेकिन पुलिस लगातार इसकी रेकी कर रही थी, और फिर 26 तारीख से पहले, 26 जनवरी जो अभी गई है उससे पहले पूरी तरीके से पुलिस को ये अंदेशा हो गया था, और वहाँ से कहीं ना कहीं एक रिपोर्ट आई थी इंटरनल कि वहाँ है पपला गुजर। पुलिस ने अपना जाल बिछाया, अपने जो विश्वसनीय अधिकारी हैं वो लगाए, और 2 टीमें वहाँ पर भेजी, और पूरी रेकी करने के बाद में देर रात को उसको घेर करके और फिर अरेस्ट करने की कार्रवाई की गई। और वहाँ देखिए, वहाँ से भी इसने फरार होने का प्रयास किया, 3री मंजिल से छलांग लगा दी, लेकिन पुलिस ने धर दबोचा, और आखिर में राजस्थान पुलिस को पपला गुजर को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिल गई। ये पपला गुजर पपला नहीं था सर, ये बड़ा घपला हो गया था राजस्थान पुलिस के लिए, सरदर्द था बहुत बड़ा, और हमेशा उंगलियां उठती रही राजस्थान पुलिस पर कि आखिर ये पपला गुजर ऐसा कैसा हो गया जो आप सितंबर 2019 में फरार हुआ था। आप देखिए, 5 लाख का इनाम था, 3 लाख का हमने राजस्थान सरकार ने कर रखा था, 2 लाख का हरियाणा पुलिस ने कर रखा था, हरियाणा प्रशासन ने 5 लाख रुपए का इनाम था टोटल, और आखिर में अब जाकर के वो पकड़ में आया है। इसी को लेकर के डीजीपी एमएल लाठर ने शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसके बारे में जानकारी दी। क्या और कुछ नए तथ्य आने वाले हैं, राज उगलने वाले हैं, वो सब जब वो उनको उसको यहाँ लाया जाएगा तब पता चलेगा। लेकिन कुल मिलाकर के पूरी पुलिस टीम जो है वो बधाई की पात्र है। और मैंने एक चीज़ देखी है, क्योंकि एज ए रिपोर्टर पुलिस के सानिध्य में हम ज़्यादातर रहते हैं, संपर्क में रहते हैं, तो मैंने ये देखा है कि पुलिस अगर चाहे, और चाहे नहीं, पुलिस बहुत सारे मामले ऐसे हैं दोस्तों, कई बार हम कह देते हैं ना कि पुलिस को बहुत टाइम लग रहा है, अरे साहब इतना मामला हो गया, खुलासा नहीं किया पुलिस ने। पुलिस की अपनी एक कार्यप्रणाली है और अपना एक सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि पुलिस काम नहीं करती, कई बार सोर्सेज कम होते हैं, स्टाफ कम होता है, कुछ और तकनीकी प्रॉब्लम्स आती हैं, वरना पुलिस बहुत बारीकी से और बहुत मुस्तैदी के साथ में काम को करती है। कहाँ कैसे भेजना है, कैसे प्लान करना है, कैसे किन चीज़ों को, मैं कभी बताऊंगा आपको इन चीज़ों के बारे में विस्तार से, कि जब एक वांछित अपराधी को पकड़ा जाता है तो उसके लिए कितनी प्लानिंग करनी पड़ती है। कई बार तो बहरूपिये का रूप धारण करना पड़ता है, कोई सब्जी वाला बन रहा है, कोई क्या बन रहा है, ठेले लगा लेते हैं, और फिर उसके बाद में उसकी रेकी की जाती है, उस पर नज़र रखी जाती है, फिर दबिश दी जाती है, और तब जा कर के पकड़ा जाता है। तो इतना आसान भी नहीं होता, ये याद रखिए। जितने शातिर पुलिस हैं या जितनी चालाक पुलिस है, उतने ही शातिर अपराधी भी हैं आजकल। तो वो भी आगे से आगे रास्ते निकालते रहते हैं, वो भी आगे से आगे गलियां निकालते रहते हैं ना। ऐसे में पुलिस के द्वारा उनको पकड़ा जाना इतना आसान काम भी नहीं होता। सितंबर में बेरोड पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया था, पपला गुजर को, और गिरफ्तार किया तो आप ने अच्छी तरीके से उस खबर को पढ़ा होगा, सुना होगा, मीडिया में बड़ा चर्चित रहा था वो, और मीडिया की फ्रंट लाइन पे भी वो आया था कि इसी के गुर्गे
AK-47 जैसे सशक्त हथियारों के साथ में दम पर सरेआम गोलीबारी करते हुए इसको जेल से फरार करके ले गए, छुड़ा करके ले गए थे। अलवर पुलिस पर गाज गिरी थी उस समय कि इतना बड़ा राजस्थान के इतिहास में इतना ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस तरह आए और एक कार्रवाई हो, एनकाउंटर हो और लॉकअप में से किसी अपराधी को छुड़ा करके ले जाएं। तब से पुलिस इसके पीछे पड़ी हुई थी और आखिर में उसकी परिणति अब हुई है कि अब जाकर के उसको गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली है राजस्थान पुलिस को। और इस पूरे ऑपरेशन में जयपुर रेंज के ASP सिद्धांत शर्मा, पुलिस निरीक्षक जहीर अब्बास, उप निरीक्षक सुनील जांगड़ ने मुख्य भूमिका निभाई और इसके अलावा हवा सिंह घुमरिया जी, इनकी बड़ी जोरदार भूमिका रही। पूरे प्रोग्राम को यही लीड कर रहे थे, पूरे ऑपरेशन को इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका थी। तो पपला गुजर और उसकी जो जिम ट्रेनर साथी थी युवती, दोनों को गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है। और एक बात और बता दूं मैं, उस महिला का जितना रसूख था ना, वो भी काम नहीं आया राजस्थान पुलिस के सामने। जब जा करके दबिश दी, घेर करके उसको पकड़ा, दोनों को पकड़ करके अब लाया जाएगा, अभी लाए नहीं है। तो धन्यवाद देते हैं हम राजस्थान पुलिस को, और ये एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। चलिए अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। और प्रदेश में शराबबंदी की मांग को लेकर बहुत लंबे समय से आंदोलन भी हुए हैं, मांग भी उठाई जा रही है कि साहब शराब बंद कर दी जाए। बिहार, गुजरात इनमें बंद है तो राजस्थान में भी शराब बंद कर दी जाए। रेवेन्यू जनरेट करने का, रेवेन्यू कलेक्शन का ये सबसे बड़ा माध्यम है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या, कोई भी स्टेट आप चले जाइए, अब सरकार सीधा शराब बंद नहीं कर सकती, करना भी नहीं चाहती, मंशा भी नहीं है सरकार की। अब इसका क्या किया जाए, तो आज इसको लेकर के एक समीक्षा बैठक हुई, इसको लेकर के चर्चा की गई और इसकी अध्यक्षता की ऊर्जा मंत्री BD कल्ला साहब ने। और जो बिहार जो टीम भेजी थी जांच करने के लिए या रिपोर्ट बनाने के लिए कि बिहार में आखिर इसका क्या रिएक्शन या फीडबैक निकल करके आया है, किस तरह हम शराबबंदी कर सकते हैं, तो BD कल्ला साहब ने आज क्लियर कहा है कि देखिए, व्यवहारिक रूप से शराब को बंद करने के लिए समझाइश की जा सकती है, लोगों को जागरूक किया जा सकता है, पंपलेट बांटे जा सकते हैं, लेकिन कॉमर्शियल रूप पे या प्रैक्टिकली रूप पे शराब बंद करने का जो मामला है उस पर अभी गौर करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, रिपोर्ट देखनी पड़ेगी जो बिहार से टीम आई है रिपोर्ट लेकर के कि आखिर वहाँ इसका इम्पैक्ट क्या रहा, गुजरात में इसका इम्पैक्ट क्या रहा। और वैसे भी देखिए ये सही बात है, जैसे बजरी है, बंद है लेकिन बंद नहीं है, तो कहीं ऐसा ना हो कि शराब बंद तो है पर फिर भी बंद ना हो और ब्लैक मार्केटिंग में चलती रहे। चलेगी वो तो गुजरात में भी ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती, बिहार में भी ऐसा नहीं है कि शराब नहीं मिलती। राजस्थान वहाँ की जो सरकार है उन्होंने उसको बंद कर रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी होने के सारे काम हो रहे हैं, शराब मिल भी रही है। ये और बात है कि ऊंचे दामों में मिल रही है। और जैसे बजरी माफिया पनपा, वैसे ही कहीं ना कहीं शराब माफिया ना पनप जाए। तो इन चीज़ों पर भी गौर करना पड़ेगा सरकार को। तो कई चीज़ों को देख करके आज सरकार ने ये निष्कर्ष निकाला कि व्यवहारिक रूप से प्रयास किया जाएगा कि राजस्थान में शराब को बंद किया जाए, व्यवहारिक रूप से लोगों को समझाया जाए भाई इसके नुकसान क्या हैं, क्या हो सकता है इसमें। तो वो चीज़ है, उसको लेकर के आज खबर आई। किसान आंदोलन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि साहब लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है और अब पुलिस समझाइश का दौर वहाँ कर रही है। अगर मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो फिर उनको उठाया जाएगा। और पल पल वो अपने बयानों से बदल भी रहे हैं, इसमें फूट पड़ चुकी है। एक भाई कह रहा है कि आंदोलन समाप्त है, दूसरा भाई कह रहा है कि मैं आत्महत्या कर लूँगा जब तक ये कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। किसानों पर अत्याचार किए गए हैं, किसानों का अपना एक दर्द है। देखते हैं कल क्या राजनीति करवट लेती है और क्या कुछ किसान आंदोलन का होता है। अब चलते हैं हम भरतपुर की तरफ। भरतपुर जिले से क्या कुछ खबरें हैं। अभी हाल ही में 2 युवतियों की हत्या हुई है। जैसा कि कल एक खबर तो मैंने आपको कल दिखाई थी कि घर में घुस करके और जो सरफिरा प्रेमी था उसने गोली मार दी युवती अंकिता को और उसकी मौत हो गई। इससे पहले कुछ दिन पहले भी एक खेत में एक लाश मिली थी एक युवती की संदिग्ध अवस्था में, जिसका नाम साहिबा था। तो इन दोनों घटनाओं को लेकर के आज RD गर्ल्स कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष उपासना के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला गया और युवती अंकिता और साहिबा को इंसाफ दिलाने की मांग की गई और ये कहा गया कि इनके जो अपराधी हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए।
और इस तरह की जो घटनाएं हैं उन पर अंकुश लगाया जाए, महिलाएं और लड़कियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। एसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई है भरतपुर में, और ये कार्रवाई हुई है डीग के सीसवाड़ी के जो विकास अधिकारी हैं उनके विरुद्ध। कीर्ति कुमार जोशी 17,000 रुपये की रिश्वत ली थी। मामला क्या था? मामला ये था कि पंचायतों की जो ऑडिट की रिकवरी है उसको लेकर के सरपंच प्रतिनिधि से ये पैसा मांगा गया था, ये रिश्वत मांगी गई थी। एसीबी ने वेरिफिकेशन करने के बाद में इस मामले में कार्रवाई करते हुए आज रंगे हाथों उनको गिरफ्तार कर लिया, और इस कार्रवाई को अंजाम दिया है एसीबी के एएसपी महेश मीणा के नेतृत्व में। उन्होंने इस विकास अधिकारी को धर दबोचा। अगली खबर भरतपुर से, ये कामा से ट्रक ने 2 बाइक सवारों को कुचल दिया और एक बाइक सवार की इस मौके पर मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हुआ, और जो मृतक था वो गांव पथवारी का रहने वाला था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा करके और शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। अब चलते हैं धौलपुर की तरफ। धौलपुर से क्या कुछ खबर है? तो धौलपुर में तो एसपी केसर सिंह शेखावत बिल्कुल एक्शन में हमेशा। किसी भी मामले में आप देख लीजिए, चाहे दस्युओं के खिलाफ अभियान हो, चाहे अवैध नशे के खिलाफ अभियान हो, चाहे अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई हो। अवैध हथियारों के खिलाफ इन दिनों लगातार कार्रवाई चल रही है, वहाँ से रोज़ खबरें आती हैं हमारे पास धौलपुर से। इसी में एसपी केसर सिंह ने के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए निहालगंज थाना पुलिस ने एसएचओ बाबूलाल के नेतृत्व में दीपक और मुकेश नाम के 2 युवकों को अलग अलग स्थानों से दबोचा है अवैध हथियारों के साथ में। उनके पास से 2 अवैध देसी कट्टे, 315 बोर और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं, और दोनों ही महाराणा स्कूल के पीछे किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उनको दबोच लिया। इसी तरह धौलपुर से अगली खबर कि धौलपुर में आज हुआ एक भीषण सड़क हादसा, और घटना हुई सुबह 5 बजे। और इसमें सबसे दर्दनाक विषय ये था कि इसमें ग्वालियर का रहने वाला एक युवक जो जयपुर से परीक्षा देकर के लौट रहा था अपने घर ग्वालियर, वो मौत का शिकार हो गया। यानी उसकी मौत हो गई और उसके ज़िंदगी के भविष्य के जितने सपने थे ना, वो सब समाप्त हो गए, और उसके परिवार पर ऐसी गाज गिरी सड़क दुर्घटना की वजह से। सुबह 5 बजे ये दुर्घटना हुई है, और पंचगांव के पास में ये घटना हुई है। दरअसल जयपुर से ग्वालियर जा रही स्लीपर कोच बस और ट्रक में ज़बरदस्त भिड़ंत हुई, और रेलवे की परीक्षा देकर लौट रहे इसमें एक युवक की मौत हो गई, जो ग्वालियर का रहने वाला स्वप्निल कौशिक था। उसकी मौके पर मौत हो गई। 6 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं, और टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक पलट गया और बस का आगे का हिस्सा बिल्कुल ख़त्म हो गया, डैमेज हो गया। तो भीषण रफ्तार की वजह से ये टक्कर हुई है, और सुबह 5 बजे की ये घटना थी। अब चलते हैं करौली की तरफ। करौली से क्या कुछ खबरें हैं? तो करौली के कैला देवी के जंगलों में आज उतरा हेलीकॉप्टर। आपने सोचा कोई ना कोई शेर या कोई और खबर होगी, लेकिन करौली के कैला देवी के जंगलों में आज उतरा एक सेना का हेलीकॉप्टर। दरअसल उस हेलीकॉप्टर में कोई तकनीकी खराबी आ गई थी, और पायलट ने सूझबूझ का परिचय देते हुए सुरक्षित रूप से उसको वहाँ लैंड करवा दिया। और उसके बाद में एयरफोर्स का सेना का दूसरा जो हेलीकॉप्टर है वो वहाँ पहुँचा, तकनीकी खराबी को ठीक किया गया, और उसके बाद वो दोनों जो हेलीकॉप्टर है वो वहाँ से रवाना हो गए। और पुलिस को जब सूचना मिली तो तुरंत पुलिस भी वहाँ पहुँची सुरक्षा की दृष्टि से। ग्रामीणों का जमावड़ा लग गया, काफ़ी कौतूहल का विषय था उनके लिए। और ये बरगवा के समीप, जो गांव है बरगवा, उसके समीप ये मामला हुआ था, लेकिन दोनों जो हेलीकॉप्टर है वो वहाँ से रवाना हो गए। चलिए अब चलते हैं अगली खबर की तरफ, वो भी करौली से ही है। सुबह सुबह लाइव आपने एक देखी होगी 11-12 बजे के समथिंग, जो हमारे नांदोती के संवाददाता हैं राजेश अवस्थी, उन्होंने आपको दिखाया था। दरअसल कस्बा शहर के समीप जो ब्यास का डाबरा है वहाँ पर एक युवक का शव मिला। शरीर पर चोट के निशान भी थे, और पुलिस को सूचना दी गई। थाना अधिकारी वीर सिंह जी और टोडा भीमव्रत अधिकारी दोनों मौके पर पहुंचे अपनी पुलिस टीम को लेकर के। एसएसएल टीम भी वहां पर पहुंची, जांच की गई, और युवक जो था उसकी पहचान सोप निवासी लोकेश उर्फ काबरा के रूप में हुई। ये लाइव आपको दिखाया था। उसके रूप में हुई शिनाख्त, और उसके बाद में शव का पोस्टमार्टम करवा करके परिजनों को सौंप दिया है। लेकिन परिजनों ने एफआईआर दर्ज करवाई है नामजद
कुछ लोगों के खिलाफ जो शायद खुडा और गुडली गांव के रहने वाले हैं, शहर के पास में ही गांव है खुडा और गुडली, वहाँ के रहने वाले हैं। सूत्रों से ये भी पता चला कि जो मृतक था वो नशे का आदी था, स्मैक्सी था, और शायद कोई इसी तरह का एक मामला था जिसके चलते ये मामला हुआ है। हालांकि हम FIR की रिपोर्ट हमारे पास में अभी आएगी तब हम विस्तार से इसके बारे में बता पाएंगे, लेकिन कुल मिलाकर के वहाँ से एक घटना ज़रूर आज हुई है। करौली शहर से ही अगली खबर और है। करौली शहर की मधुबन कॉलोनी में जरख का मूवमेंट, ये हमने कल भी आपको खबर दिखाई थी, परसों भी हम बता रहे थे आपको कि 2 जरखों का मूवमेंट वहाँ पर चल रहा है मधुबन कॉलोनी में, और लोग दहशत में। कैमरे वहाँ लगा दिए गए और कैमरे में उसका मूवमेंट दर्ज भी हो गया। आज कैमरे में वो फ़ोटो भी आ गई आज देर रात की, वो घूम रहा था जरख। वन विभाग को सूचना भी दी गई, वन विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो पहुँचे भी, लेकिन अभी तक जरख को पकड़ने में कामयाबी हासिल नहीं हुई है। और लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द उनको पकड़ा जाए ताकि ये जो भय का माहौल है ना वो समाप्त हो सके। तो उम्मीद करते हैं वन विभाग अपनी कार्रवाई करेगा और जल्द से जल्द उनको सफलता मिल जाएगी। अब चलते हैं सवाई माधोपुर की तरफ। सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर से भी आज एक बड़ी खबर आई है और मलारना डूंगर पुलिस को भी हम धन्यवाद देते हैं। अब से 3 दिन पहले एक घटना हुई थी और सत सिंह मीणा नामक एक युवक की हत्या कर दी गई थी। उसका शव मिला था और उसका आज पुलिस ने खुलासा कर दिया। इस मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और मामला जुड़ा था बजरी माफिया से। जिस ट्रैक्टर से कुचल करके उसको मारा गया, आरोपियों की निशानदेही पर उस ट्रैक्टर को भी जब्त कर लिया है पुलिस ने, और इसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शामोली बनास नदी में बजरी के कारोबार को लेकर के ये हत्या हुई थी। तो पुलिस को बड़ी कामयाबी इस मामले में मिली है और मलारना डूंगर पुलिस को हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। संभागीय आयुक्त PC बोरवाल गंगापुर सिटी के दौरे पर रहे और राजकीय अस्पताल का निरीक्षण किया, यहाँ की व्यवस्थाओं को देखा, सफाई को देखा, साफ सफाई की व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है उसका निरीक्षण उन्होंने किया, क्योंकि इस समय कोरोना की गाइडलाइन के तहत स्कूल शुरू तो हो चुके हैं, मगर क्या जो स्कूल हैं, विद्यालय जो हैं, उनमें उन गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है? कितने बच्चे क्लासेज में आ रहे हैं? क्या उनके लिए गाइडलाइन के तहत चीज़ें उपलब्ध करवाई जा रही हैं? इन सब को PC बोरवाल जी ने करीब से देखा और उसके बाद वो पहुंचे SDM ऑफिस। यहाँ अधिकारियों के साथ उन्होंने मीटिंग की, कार्यों की समीक्षा की और बहुत कुछ जानकारी जुटाई। बामनवास से आज एक खबर आई, बामनवास उपखंड से, और खबर ये आई कि गांव ककराला में लगा हुआ है वार्ड नंबर 2 में एक सरकारी हैंडपंप। बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस सरकारी हैंडपंप पर कब्जा कर रखा है कुछ दबंगों ने। यानी सरकारी हैंडपंप काम आ रहा है किसी एक व्यक्ति के, जबकि लोग वहां पानी भरने जाते हैं तो उनके साथ लड़ाई झगड़ा किया जाता है, गाली गलौज की जाती है, और जो सार्वजनिक हैंडपंप है वो व्यक्तिगत होकर के रह गया। लोगों ने SDM को ज्ञापन दिया, कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया, मगर कोई सुनवाई नहीं, कहानी वही ढाक के 3 पात। इन ज्ञापन को पर अगर गौर नहीं किया जाता तो फिर लोग ज्ञापन दें क्यों, और अगर ज्ञापन दिया है तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? सरपंच का कहना है कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता इस मामले में, तो क्या वो इतने बड़े दबंग हैं कि एक सरकारी हैंडपंप पर कब्जा कर करके बैठ गए? तो बामनवास का जो प्रशासन है, बामनवास SDM महोदय जो हैं, पटवारी जो हैं, उनसे मेरा ये निवेदन है कि सर प्लीज़ कल इस मामले को जा करके दिखाएं। और जिस व्यक्ति, आप देखिए उसने बाउंड्री कर ली चारों तरफ, बीच में हैंडपंप है, बाकी उसने चारों तरफ बाउंड्री कर ली, अब वो हैंडपंप पर्सनल उसका हो गया। लोग अब उसके पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उस हैंडपंप का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जबकि वार्ड नंबर 2 में, ककराला गांव में वार्ड नंबर 2 में रहने वाले लोग पानी के लिए तरस रहे हैं और उनके लिए पानी का जो साधन है वो हैंडपंप है। लेकिन उस पर लठ के दम पर, दादागिरी के दम पर एक व्यक्ति जो है वो कब्जा करके बैठ गया। तो बामनवास जो प्रशासन है उससे मेरा निवेदन है कि आप नहीं, बिल्कुल, और पहले भी ये लोग शिकायत करवा चुके हैं, तो इसको बिल्कुल करीब से जाकर के वहाँ देखा जाए। और जिला कलेक्टर महोदय जो हैं उनको भी उन्होंने पहले शिकायत कर दी थी इस मामले में। अब बात करते हैं नगर परिषद गंगापुर सिटी की। हमारे शहर का क्या कुछ चल रहा है, तो देखिए सभापति महोदय नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ में आ तो रहे हैं, काम कर भी रहे हैं। आज वार्ड नंबर 46 और 49 के बीच में जब इंडस्ट्री एरिया को हम जाते हैं तो वहाँ काफ़ी टाइम से फेरो कवर हटे हुए थे, नाले खुले पड़े थे जिनमें गायें गिर रही थीं।
आज जब इस मामले को उनके नोटिस में लाया गया तो वो तुरंत मौके पर पहुंचे, वहां जाकर के उन्होंने उन फेरो कवर को लगवाया, उनको ढकवाया। तो इस तरह के जो हैं लगातार वो मॉनिटरिंग कर भी रहे हैं। और उनसे हमारा एक निवेदन है कि सर जो सार्वजनिक शौचालय है ना, वो एक ही बार साफ़ हुए जब हमने खबरें दिखाई थी और आपने थोड़ी सी पहल की थी, उसके बाद दोबारा उनकी सुध किसी ने नहीं ली है। तो ये काम, इन कामों को कहने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, ये मेरे समझ नहीं आ रहा। आपके जो प्रभारी थे वो आपके साथ थे, रामरूप जी, आपने ये सवाल उनसे क्यों नहीं किया कि क्या मेरे कहने पर ही ये होगा? आपको नज़र नहीं आता कितनी जगह ऐसे हैं जहाँ फेरो कवर हटे हुए हैं, मेन हॉल जो है उन पर से जाल हटे हुए हैं। तो क्या वो लोग जब दिन भर घूमते हैं तो उन्हें नज़र नहीं आती ये चीज़ें? हर काम के लिए सभापति जाकर के आपको मौके पर बताएगा थोड़ी कि भाई साहब ये फेरो कवर हट रहा है, इसको लगाइए आप। तो मेरा सभापति महोदय से निवेदन है कि सर प्लीज़ इनको सख्त कीजिए, इनको इनका डे प्लान डेली का दीजिए, आपको आज ये करना है, मुझे शाम को रिपोर्ट देनी है, आज आपने क्या काम किया। यहाँ से जाके वहाँ बैठ गए, वहाँ से उठे वहाँ बैठ गए, वहाँ से वहाँ बैठ गए, बस दिन भर हो गई ड्यूटी, तनख्वाह महीने पे आई जाती है। तो प्रॉब्लम क्या है? तो ऐसे काम नहीं चलेगा, काम का सिस्टम बनाना पड़ेगा, हर कर्मचारी का डे प्लान होना चाहिए और दिन भर की वर्किंग की रिपोर्ट होनी चाहिए। तो ये है यातायात व्यवस्था और अतिक्रमण, ये तो जी का जंजाल बनता जा रहा है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि मैं जब भी बाज़ार से निकलता हूं और मुझे कहीं भी कोई ऑटो वाला या कोई ऐसा दिखता है तो मैं बिल्कुल बहुत प्यार से उसको एक बार समझा देता हूं अच्छी तरीके से कि अगर मुझे दोबारा यहाँ ऑटो मिला या जाता, हालांकि वो लोग थोड़ा सा पहचानते हैं तो इस वजह से कॉपरेट भी करते हैं और वो अपनी गलती रियलाइज़ भी करते हैं, लेकिन ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम खुद अगर अपने शहर को बदसूरत करेंगे तो फिर दोष किसे देंगे? हम लोग बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं कई बार, लेकिन एक बात याद रखिए सर, जितने संविधान ने आपको अधिकार दिए हैं उतने ही संविधान ने कहीं ना कहीं आपको कर्तव्य भी दिए हैं। आपको अपने अधिकारों का जितना हक है समझने का, लेने का, उतना ही ये भी हक है कि आप अपने कर्तव्यों को भी समझें। मेरा अपने देश के प्रति, मेरे राष्ट्र के प्रति, मेरे शहर के प्रति क्या कर्तव्य है और मैं उनका निर्वहन कैसे कर रहा हूँ, तो ये समझना पड़ेगा। ये अधिकारों के और कर्तव्यों के बीच की लड़ाई है, राइट्स एंड ड्यूटीज़, इनको आपको निभाना पड़ेगा पूरी जिम्मेदारी के साथ। चलिए अब आपको मैं एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ दोस्तों। देखिए हमने एक बात की थी और कि आपको अब हर महीने 10 रुपये का सब्सक्रिप्शन चार्ज देना पड़ेगा। आप सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ताकि ये चैनल आपको दिखता रहे, आपको मिलता रहे। और आप कह रहे थे सर वो कैसे देना है, तो उसके लिए आज हमने एक लिंक है उसको पिन कर दिया। सर कर दिया पिन? एक लिंक है जिसको हमने आपको पिन कर दिया, ये आपकी सब्सक्रिप्शन वाली पिन है। ध्यान रखिए आप हमें डोनेट नहीं कर रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। आप वहाँ जाइए, उसे खोलिए और उसमें सारे ऑप्शन आपको दे रखे हैं। आपके पास बाकायदा मैसेज भी आएगा कि हाँ आप इसके सब्सक्राइब बन गए और आपका पैसा 10 रुपये जो है वो जमा हो गया। अब आप उसमें महीने का, क्वार्टरली, 6 मंथ का या ईयरली कोई सा भी प्लान आप लेना चाहें ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन उससे हमें बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी सर, यकीन मानिए। अब आज 28 तारीख हो गई, आपको पता है हर महीने FB को और YouTube को बूस्टिंग के लिए या अन्य चीज़ों के लिए पेमेंट देना ही होता है। आजकल उन्होंने अपनी पॉलिसी बदल दी, तो आपका एक छोटा सा जो सब्सक्रिप्शन चार्ज है ना, वो हमें बहुत हेल्प कर देगा, बहुत हेल्प कर देगा। और 10 रुपये ज़्यादा मायने रखते नहीं हैं मेरे ख्याल से। मैंने अपनी पूरी टीम के साथ बैठ करके कहा कि बहुत नॉर्मल सी चीज़ है और हमारे जितने दर्शक हैं ना उन पर हमें बहुत भरोसा है, बहुत भरोसा है हमें कि बिल्कुल वो हमारा साथ देंगे जी जान से। और अगर आप लोगों ने साथ दिया तो ये सिलसिला बिल्कुल चलता रहेगा, वरना फिर आगे जा कर के हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी और शायद हम पता नहीं उसका फेस कर पाएँ। अब तक तो चलो करते आ रहे हैं और हो सकता है आगे भी करते रहेंगे, पर ज़्यादा लंबे टाइम तक फिर हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो आप उस चीज़ को समझें, जो लिंक आपको दी है उस लिंक को आप बिल्कुल जाएं उस पर और कर दें सब्सक्रिप्शन। आपके पास SMS आ जाएगा और आप परमानेंट रेगुलर उसके सब्सक्राइबर बन जाएंगे। ये चैनल आपके पास में आता रहेगा। अब दूसरी बात, अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ। सर वो नंबर मुझे वो भी पिन कर दिया, हाँ एक नंबर भी आपको लिखा है जो पिन कर दिया हमने कमेंट में, उस नंबर को भी आप उस पर आप तुरंत कॉल कर दें, व्हाट्सअप करें। कॉल नहीं करना है, आपको व्हाट्सअप करना है ताकि हम उस आपको जो प्रक्रिया है उसको समझा सकें।
ठीक है, तो जो भी जिनको भी प्रॉब्लम आती है वो प्लीज़ उस नंबर व्हाट्सएप पर कर दें, हम आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व ज़रूर करेंगे। अब बात आती है दोस्तों कुछ ऐसी कि कल बहुत सारे ऐसे दर्शक थे, हमारे कैमरामैन जो हैं, टेक्निकल टीम जो है वो हमको बता रही थी कि सर बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जिनको कल ब्लॉक कर दिया गया। क्यों सर? ब्लॉक किया था, और ब्लॉक किया था सिर्फ उनकी बदतमीजी की वजह से। और बदतमीजी क्या थी ये वो भी अच्छी तरीके से जानते हैं। एक बात मुझे बताइए, जब आप मुझे ये कहते हैं कि सर ये आप बीजेपी के हैं या ये हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप कांग्रेस के हैं। आपके ही सवाल में आपका जवाब छुपा है। आपको क्या पता मैं बीजेपी का हूं? आपने कहा क्योंकि कहीं ना कहीं आप कांग्रेसी हैं या किसी और पार्टी से संबंध रखते हैं। ये बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई नहीं है। हमें इस सोच को बदलना पड़ेगा, हमको इससे बाहर निकलना पड़ेगा। याद रखिए, सत्ता में जो है ना मौजूद, जिम्मेदारी उसी की बनती है। आप कहते हैं कि साहब वो बीजेपी के टाइम पे बेरोजगारी, अब देखो सर कितनी बेरोजगारी हो गई सर, पहले ऐसा नहीं था, मोदी पूरे देश को बेच देगा या फलाना कर देगा। संवैधानिक पद पर बैठा हर व्यक्ति सम्माननीय होता है। आज हमारे विधायक महोदय हैं या हमारा कोई भी जनप्रतिनिधि है, वो हमारे लिए सम्माननीय है, क्योंकि उसने लोकतंत्र की परीक्षा को पास किया है, उसने चुनाव की प्रक्रिया को पास किया है, जनता ने उसको चुना है, तब जाकर के वो गद्दी पर बैठा है। तो हमें उसका सम्मान करना है। लेकिन बेवजह किसी पर उंगली उठा देना, सर आप बैठ करके अपने बारे में, अपने देश के बारे में जब आप आत्ममंथन करोगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें निकल करके सामने आती है कि हम क्या थे और क्या हो गए। आज हमारी सोच क्या हो गई, हमारा देश कितनी चीज़ों में बट गया, हमारी सोच कितनी चीज़ों में बट गई। हम जातिवाद, क्षेत्रवाद, इन चीज़ों में बट गए। पर क्यों? सब लोग अगर ये सोच रहे, कल मुझे पता नहीं किसी ने मैसेज भेजा था, तो मैंने उसको एक ही चीज़ भेजी थी। फिर जवाब में मैंने कहा सर कहीं ना कहीं आपकी सोच गंदी है, आप ऐसा इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि आपकी सोच गंदी है। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ। मेरे लिए मेरा ये शहर, यहाँ के लोग, आम आदमी, वो ज़्यादा मायने रखते हैं। हर उस व्यक्ति से आप जुड़िए जिसे आपकी ज़रूरत है। आप जितने लोगों की हेल्प कर सकें अच्छी बात है, ना कर सकें कोई बात नहीं, पर बेवजह हम अपने विचार किसी पर थोपें, ये भी तो अच्छी बात नहीं है ना। हम किसी को अपना मित्र ना बना सकें तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश ये करें कि कोई आपका शत्रु भी ना बने। क्राइम है, अब अपराध की बात है, चोरी है, सब चीज़ें चल रही हैं और ये समाज का हिस्सा है सर, अभिन्न हिस्सा है। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि ये चीज़ें एक दिन में ख़त्म नहीं होने वाली, ये चीज़ें मिटने वाली नहीं। आप क्या समझते हैं अपराध ख़त्म हो सकता है देश से? कभी नहीं हो सकता सर। जिस तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ रही है, ज़रूरतें बढ़ रही हैं, लोग बढ़ रहे हैं, लोगों की मानसिकताओं में बदलाव आ रहा है, तो अपराध तो होंगे। कम किए जा सकते हैं, कंट्रोल किया जा सकता है, मगर ख़त्म नहीं किया जा सकता। करप्शन कम किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, मगर ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो वही चीज़ें हैं कि हमको अपनी इस दोहरी मानसिकता से निकलना पड़ेगा और कहीं ना कहीं हमें सब, वो कहते हैं ना, सर्वजन हिताय, सबके हित में सोचना पड़ेगा। सब अच्छे से रहें, सब खुश रहें। किसी की व्यक्तिगत लाइफ से हमें क्या लेना देना, किसी की पर्सनल उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, हमें क्या मतलब। बस हम इतना जानते हैं कि हाँ मैं अच्छा हूँ। यूँ कहता ना कि शुरुआत कहीं ना कहीं अपने आप से करो। मैं अच्छा हूँ तो सब अच्छे हैं, तो वही बात है। और जी न्यूज़ पोर्टल लगातार देखते रहें और हाँ, जल्द से जल्द सब्सक्राइबर ज़रूर बने, क्योंकि आज 28 तारीख हो गई है, तो हो सकता है इस महीने के बाद में कुछ पॉलिसी और बदल जाए और फिर हमें और परेशानी हो। जैसे आपने देखा होगा यूट्यूब में बहुत सारे दर्शकों को अब परेशानी आ रही है, लिंक बदल गई, एड्रेस बदल गया। तो वही चीज़ें कि 1-2 दिन में ही आप जल्द से जल्द इसके सब्सक्राइबर बने और जो नंबर आपको दिए गए हैं उस पर आप व्हाट्सअप करें आपकी प्रॉब्लम, हम आपको लिंक भेजेंगे। क्या करना है वहाँ पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी और बड़ा आसान तरीका है और इससे पारदर्शिता भी रहेगी। ये और बता दूं मैं, आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर हमारे पास में आ जाएगा और तुरंत आपके पास मैसेज आ जाएगा कि हाँ आप सब्सक्राइब हो चुके हैं, आपने ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया है और आपने महीने का ये पैसा दे दिया है। सब कुछ ईजी है, करोगे तो बहुत कुछ ईजी है। तो लगातार मुद्दे आपके उठाते रहेंगे, आपकी समस्याओं को हम उठाते रहेंगे। सब चीज़ हमारे जहन में है, लेकिन थोड़ा सा वक्त लग रहा है कि चलो धीरे धीरे अगर ये चीज़ें सुधर जाती हैं ठीक है। हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, आप भी इंतज़ार करिए। बाकी सवाल तो वैसे की वैसे ही खड़े रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।